आज पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और फिर उसी में आगे पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो रेशियो हमें पता है, दो क्वांटिटीज को हम आपस में रिलेट करते हैं। तो हम लिख लेते हैं जैसे A:B, A एंड B का हमने रेशियो डिफाइन किया। और अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल हो, टू रेशियोज आर इक्वल, यानी A:B, तो हम ऐसे लिख देते हैं C:D। ये कहलाता है प्रोपोर्शन। यानी जिस रेशियो में A:B है उसी रेशियो में C:D है। कॉमन कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये यूज बहुत क्वेश्चंस में होता है। कई जगह हम खुद ही सॉल्व करते में यूज करते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन है, इफ x:y is equal to 3:4, then 4x plus y is to 5x minus y is, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1:6, 6:1, 11:16 या 16:11? 16:11. 16:11 सना? हाँ सर, 16:11. देखो, रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A:B। A:B का रेशियो है तो हम इसको A/B की फॉर्म में कर सकते हैं। Yes, sir. यानी x/y is equal to 3:4 है तो हम इसको लिख लेंगे x/y is equal to 3/4। अब देखो पूछा क्या है, 4x plus y डिवाइड बाई 5x minus y, इसकी वैल्यू बतानी है। Yes, sir. देखो हमें गिवन क्या, x बाई वाई की फॉर्म में। हम अगर इस पूरे को y से डिवाइड कर दें तो फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि No, sir. न्यूमरेटर वैल्यू से डिवाइड है डिनोमिनेटर। लेकिन इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 4x/y प्लस 1 अपॉन 5x/y माइनस 1। इसी फॉर्म में हमें लेके आना था, क्योंकि हमें गिवन क्या था, x बाई वाई की वैल्यू गिवन। ठीक है, तो Yes, हम sir. इसकी वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी 4 अपॉन 5 3 = 15 अपॉन 4 माइनस 1। 4 ऐसे रहेगा ऊपर, नीचे क्या हुआ, ये 15 माइनस एलसीएम लिया 11 अपॉन 4, 4 4 ऊपर मल्टीप्लाई 16 अपॉन 11, Yes, sir. यानी 16:11। 11. Yes, sir. ये हो। देखो एक तरीके से और हम इसे कर सकते थे, अगर हम थोड़ा सोचें कि हमें ये दिया है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यहाँ 4x है और यहाँ पर 5x है, अलग अलग वैल्यू है, लेकिन ये y सेम है। तो हम y को अगर x के टर्म में लिख लेते, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x अपॉन 3। 3. ये वैल्यू y की अगर हम इसमें रख दें तो पूरा क्या हो जाएगा, x के टर्म में हो जाएगा, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। Denominator भी. तो x Yes, x sir. कैंसिल होके ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये डायरेक्ट हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये चीज यूज कई जगह हो सकती है।
क्वेश्चंस में सॉल्व करने के बाद हमेशा सॉल्यूशन वगैरह में कभी कभी हमें इस फॉर्म में गिवन होता है और ऐसा कुछ पूछा होता है, याद होना चाहिए, इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 120 is divided into 4 parts, 4 parts में हमें 4 parts क्या है, प्रोपोर्शनल है, proportional to 2, 9, 4, 5. Then the largest part is, is 82, 24, 54, 45. चार पार्ट में हमने डिवाइड किया है 120 को, और वो चार पार्ट क्या आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब 2:9 का रेशो है और 4:5। डिवाइड कैसे किया 120 को। लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट कितना होना चाहिए? सर इसको 9/20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 9/20 से, यस। ओके सर। देखो हम मान लेते हैं लेट 4 पार्ट्स बी सेम, देखो सेम रेशो में है, प्रोपोर्शनल का मतलब इन सेम रेशो। तो अगर हम पहले को मान ले 2x, तो बाकी सारे पार्ट्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली खुद ही 9x, 4x, 4x 5x। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर मान लो पहला पार्ट 10 है तो दूसरा पार्ट होना चाहिए 45, ये पार्ट होना चाहिए 20, ये होना चाहिए 25। यानी इस रेशो में डिवाइड होना चाहिए कि अगर हम उसे सिंप्लीफाई करें तो यही मिले हमें 2:9:4:5। 5 तो अब एग्जैक्ट कितनी होंगी, इसके लिए तरीका होता है कि या तो x मान के करो, ये सिंपल इक्वेशन बना रहे हैं हमने, x मान लिया तो ये 2x हो गया, ये 9x, 4x और 5x। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो यही आएगा 2:9, 4:5। ठीक, अब सबका सम कितना है? 20x 20 सम करेंगे तो 9x दिस 20x। ये भी हम ट्रेडिशनल इक्वेशन बना के कर रहे हैं। नाउ 20x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 20, यानी x की वैल्यू 6 है, वो जो हमने फैक्टर लगाया था वो 6 है। तो 4 पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 12:54:24:30। ये है 4 पार्ट्स। इनका अगर हम रेशियो निकालें तो यही आएगा 2:9। तो ये तो एक तरीका है करने का। शॉर्टकट में हम क्या सोच सकते थे, हम सबको ऐड कर लेते सिंपल, 2 + 9 + 5 यानी 20। यानी अगर मैं 20 पार्ट्स होते तो ये फर्स्ट पार्ट होता, ये सेकंड होता उसका, ये थर्ड होता, ये फोर्थ होता। पूछा क्या है? लार्जेस्ट, यानी इसमें इंटरेस्टेड हूँ मैं। यानी लार्जेस्ट जो पार्ट है वो क्या है? 9/20 है। यस सर, मैंने भी ऐसे ही किया है। यानी अगर 20 पार्ट्स होते तो उसमें से 9 लार्जेस्ट पार्ट के हिस्से में आते। अब टोटल कितने? 120। तो हमें निकालने के लिए हम सीधे से 120 से करते हैं, ये हो जाता 6 यानी 54।
तो ये तो समझाने के लिए तुम्हें करना है x मान के किया, ये तरीका है और शॉर्टकट है इससे। प्रोपोर्शन में आराम से ऐसे हो सकता है, जो भी टोटल है उसको देख लो 20 और लार्जेस्ट कौन सा है, ये शॉर्टेस्ट के स्मॉलेस्ट जो भी पूछा होता है उसके हिसाब से। यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मोहन डिवाइड 20 pence between Radhika and Kavita in the ratio 3:2 if he gives 8 pence to Kavita. How many pence Radhika got? सिंपल क्वेश्चन है एकदम। 10, 14, 12 और 5। देखो 20 को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। 20 pence बिटवीन राधिका एंड कविता इन रेशियो 3:2। पहला यानी राधिका को मिलेगा, दूसरा रेशियो जो पार्ट है वो कविता को। अब वो कह रहा है 8 pence टू कविता, तो हाउ मेनी पेन्स राधिका को? 12 आया सर मेरा। 12 12। वेरी गुड। ये सिंपल है ऐसे। हम सीधे ऐसे कर सकते थे। एक तो ये था कि हम निकालते कि 5 पार्ट्स हैं, 3:2 था, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, 3 + 2 5। कविता का हमें गिवन था, तो कविता को मिले 2 आउट ऑफ 5। टोटल थे 20। यस सर। 8 pence। अच्छा, ये तो गिवन ही था। राधिका को निकालने के लिए हाँ सर, मैंने ऐसे ही किया हुआ 20 × 3/5। 3 यानी 3/5 इंटू 20 यानी 12 आना चाहिए। सर मैंने डायरेक्टली किया 20 - 8 = 12। ये तो सीधा ही था, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक को 8। हाँ एक दिया है। हाँ गुड। ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज इसमें ध्यान दे लो, जैसे 3:2 है, तो 2 जो पार्ट था वो सीधे 8 था, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि 3 हाँ कितना होना चाहिए था। 12। तो कोई सा भी शॉर्टकट जो आ जाए दिमाग में वैसे कर। यस सर। हाँ जी, कुछ कह रहे हो ईशान? नहीं नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो हम करते हैं next। find the fourth proportional to 3, 7 and 9। 23, 27, 21 none। डायरेक्ट हमें क्या बताना, फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये तो 3:7। दिस वन, ये हमें बताना, यानी 3 सर is 21 शायद। equal to 21। is to x, x मान लेते हैं। देखो प्रोपोर्शन का मतलब होता है, प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करता है टू इक्वल रेशियोज, यानी दो रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। तो इस केस में क्या होगा, यानी 3/7 विल बी इक्वल टू 9/x।
तो अगर हम इससे निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 1 3, एक्स इज इक्वल टू 21। ठीक Yes, sir. है। सर हाँ इसका एक और फॉर्मूला होता है ना, जैसे 3:7:2:9:x है, तो x इज इक्वल्स टू BC अपॉन ए, यानी कि 7 × 9/3। इसमें देखो क्या होता है, ये जो बीच की वैल्यूज होती हैं, यस सर। मीन वैल्यूज, और ये जो है 3 और x, ये कहलाती हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। Yes, sir. तो होता ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, ये होता है। यानी अगर ABCD के टर्म में हम बात करें तो B इंटू सी विल बी इक्वल टू A इंटू बी। ओके सर। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हो जाएगा 7 to 9 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स X. इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। यस सर। यही हो आता कहाँ से, दो रेशो को सेम कर दोगे तो वही हो जाएगा। A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी कर दोगे तो AD इज इक्वल टू बी। यस सर। ठीक, तो ऐसे हम निकाल लेंगे। जब भी डायरेक्ट देखो आप सोच सकते थे कि 3:7 और 9:x, ये देखो ये इसका क्या हो रहा है 3 टाइम्स है, तो यस सेम सर। रेशियो मेंटेन रखने के लिए हमें इसे भी 3 से इसे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना। तो ये सारे ध्यान रखना, ये सब शॉर्टकट है, ये कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते हैं। हम्म, अब है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3 and their difference is 345. Find the sum of numbers. Option A है 700, ऑप्शन बी है 759, ऑप्शन सी है 411, ऑप्शन डी है 9। ये है क्वेश्चन। हो जाएगा सर। दो नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है और दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो सम पूछ रहा है। सम के लिए पहले नंबर्स निकालने पड़ेंगे तब सम होगा। यस सर। सर 759। ईशान तो मैं कर रहा हूँ अभी, हो गया बस। ऐसे करा सना, सर x की वैल्यू निकाली, फिर सब्स्टिट्यूट करके उसमें नंबर्स निकाल के फिर सम किया। लेट नंबर्स बी 8x एंड 3x, 3x फिर डिफरेंस हो जाएगा 8x बड़ा होगा माइनस 3x इज इक्वल टू 345। 693। नहीं सर, नहीं नहीं, एक सेकंड। तो इसकी वैल्यू आ गई 639। 69। सम हो जाएगा 8x प्लस 3x 11 इंटू 69, 690 सर प्लस 8
सर अच्छा हाँ ठीक। x की हाँ वैल्यू सर, हाँ सर आपने 8 और 3 को प्लस किया। ये हो जाएगा 759। हम्म। ठीक। ईशान कैसे कर रहे थे, शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, कैसे करा? सो मैंने लंबा वाला मेथड किया, मैंने x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 8/3 लिखा और फिर लिख दिया x इज इक्वल्स टू 8/3y। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माइनस वाई इज इक्वल टू 345 दे रखा था, तो वहाँ x की जगह मैंने मतलब y के टर्म्स में जो उसकी वैल्यू निकाली थी वो डाल दी और उससे y की वैल्यू आई, फिर x को उसी में डाल के y की वैल्यू निकाल दी। इक्वल टू 8y/3। सेकंड तुमने इक्वेशन बनाई होगी डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू दिस। यस सर, इसमें x की जगह वो लिख दिया। ठीक है, आंसर इससे भी आ जाएगा, सब मेथड से आ जाता है। अब देखो एक और तरीके से कर सकते थे। नंबर होगा 8x 3x, इनका यस सर। डिफरेंस हो गया 5x। ठीक, तो 5x की वैल्यू है 345 और सम हो जाएगा 8x यानी 11x। तो यहाँ x की वैल्यू हम कर देते सीधे वही 345/5, तो सम हो जाता है 11 इंटू 345/5, ये आ यस जाएगा। सर। ठीक, तो जैसे इजी लगे, जैसे समझ में आए वैसे कर लो। अच्छा, इसकी जगह अगर नन की जगह मान लो मैं एक और वैल्यू दे देता 820, फिर मैं पूछता, तो देखो फिर मुझे इस स्टेप पे आके मुझे एक हेल्प मिल जाती। ध्यान से सुनना है, सम जो होगा वो होगा 11 इंटू 345/5। यहाँ तक का स्टेप तो क्लियर है? यस सर। मैंने कोई भी कैलकुलेशन नहीं की, मतलब ये आया तो ऐसे ही रहने दिया, अभी मैं टाइम बचा रहा था, मैंने कोई भी लंबी कैलकुलेशन नहीं की। डिफरेंस इक्वल टू दिस करा और सम इज इक्वल टू, तो ये आ गया। अब मुझे सीधे ऑप्शन से आंसर देखने थे। तो देखो जब मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यानी सम जो होगा वो इज अ मल्टीपल ऑफ 11 होगा, अच्छा, यानी कि डिविजिबल बाय 11 होगा। तो मैं सीधे ऑप्शन से ये देख सकता था कौन सा नंबर डिविजिबल है। यस सर। क्या था 11 की डिविजिबिलिटी का रूल, याद है? कैसे पता करते हैं कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं? देखो 1 2 3, ये 3 प्लेसेस पे नंबर है, ऑड वालों को ऐड कर दो अच्छा हाँ सर सर, इवन ऑर्डर वाले को इवन वाला। इन वाले से। तो अगर डिफरेंस या तो सब्ट्रैक्ट करना 0 है। आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए, हम्म। तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ अगर मैं देखता तो 0 + 7 - 0 7 आ रहा है, यानी कि नहीं है। इसमें 9 + 7 16 -5 11, 11 से डिविजिबल है, तो ये हो सकता है। ये 4 + 5 - 1 4 नॉट डिविजिबल, और ये 11 - 2 यानी 9 नॉट डिविजिबल। तो ये तो छोटे नंबर थे, यहाँ तो हम कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यही अगर लेंदी नंबर्स होते, बड़े नंबर होते, तो हम इससे हेल्प ले सकते हैं कि अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी ये 11 से डिवाइड हो गई, तो डिविजिबिलिटी वाले का डायरेक्ट हम ऑप्शन देख सकते अच्छा। हैं। बस ये होना चाहिए उसमें, नन वाला ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? यस यस सर। सर। सारे शॉर्टकट है, तुमने ऐसे नंबर सोचो, ऐसे सोचो, टाइम बचना चाहिए वहां पर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन।
there are 4 baskets of apples, mangoes, bananas and oranges. And in proportion of 2:3:4:5. If number of apples are 6 and total number of bananas and oranges are 27, then find total number of mangoes and bananas. ऑप्शन ए है 9,9, ऑप्शन बी है 9,10, ऑप्शन सी है 8,12, ऑप्शन डी है 9. क्या 4 बास्केट दी है? एप्पल, मैंगोज, बनानाज एंड ऑरेंजेस, एंड इन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एप्पल, मैंगोज, bananas and orange. If number of apple are 6, apple दिए 6 and bananas and oranges, and bananas और oranges मिलके हैं 27, then find number of mangoes and तो ये जो पहला ऑप्शन है यानी ये मैंगो है और दूसरे वाले क्या है? बनानास. बनाना. सही होगा ये. सर 9:12 आ सकता है आंसर? 9 and 12 रेशो नहीं है. 9 यानी नंबर ऑफ. सर 9. अच्छा सर, ये सर नंबर है. सर ये आ सकता है आंसर डी. ऑप्शन डी है. जी सर, क्योंकि रेशियो 3:4 में. देखो अब इसमें हमें पहले फोकस करो क्या क्या फाइंड करना है. एम और बी, यानी कि ये फाइंड करना है और ये फाइंड. गिवन क्या है? एप्पल. तो पहले रेशो से हम देख सकते हैं एप्पल इज टू मैंगोज का रेशो हमें गिवन है 2:3. तो एप्पल्स अगर 6 हो गए तो मैंगोज कितने हो जाएंगे? ये अगर 6 हो गए यानी ये इसका 3 टाइम्स है. मैंगोज भी क्या होने चाहिए? 3 टाइम्स. 9 हो जाएंगे. पहली चीज तो आ गई मैंगो 9. तो अब हम अगर ऑप्शन से देखें तो एक ही ऑप्शन हटा सकते हैं हम, बाकी तीनों में M9 है तो आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा. अब सेकंड क्या? बनानास. बनानास एंड ऑरेंजेस का दे रखा है डायरेक्ट. B प्लस O दे रखे 27 और B:O का रेशियो है 4:5. यानी टोटल हो गया 9. तो हमें क्या निकालना है? बी. तो हम बी पे फोकस करते हैं, यानी ये वाला पार्ट. तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 27 12. तो यानी ये हमारा आंसर होगा. ईशान यस सर. कहाँ फंस गए? सर एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहा था दूसरे तरीके से, फिर वो बीच में अटक गया तो मतलब कर नहीं पाया मैं. ठीक है, देखो इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड करना है, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं सबसे सिंपल तरीका क्या है. हो सकता है और भी तरीके हों, लेकिन सबसे सिंपल देखो यही आ रहा था कि m निकालना था और b. तो a/m में रेशो है
और ए हमें Yes, sir. उस हिसाब से एम आ गया। सेकंड पार्ट में बी प्लस ओ दे दिया उसने और बी निकालना था तो इस तरह के। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो ये तो चलो रेशियोज और इसके ऊपर बात हुई। अब हम जो नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर दो क्वांटिटीज को हमने रिलेट किया है एक्स और वाई को, तो चेक करने के लिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, एक्स को इंक्रीज करके देखो तो वाई भी उसी रेशियो में, Increase होना चाहिए. अगर एक्स डिक्रीज होगा तो वाई भी उसी हिसाब से। Decrease होगा. डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल कुछ बताओ क्या हो सकते हैं, एक्स और वाई क्या ले सकते हैं। देखो मान लो किसी की भी आइटम की कॉस्ट, कॉस्ट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट या आइटम्स। आर्टिकल या कुछ भी, इनके बीच में हमेशा क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाओगे उसी हिसाब से कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। कम क्वांटिटी में लेके आओगे तो कॉस्ट भी क्या होती जाएगी। कम. ये सीधे एग्जाम्पल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। इनवर्स में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। Yes, sir. एक्स और वाई आपस में रिलेटेड है, एक्स बढ़ाएंगे तो वाई क्या होगा, एक्स को कम करेंगे तो वाई उसी हिसाब से क्या होगा। जैसे तो डिमांड और प्राइस का ऐसा होता है इनवर्स रिलेशन. डिमांड, जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ते जाओगे जैसे डिमांड, जैसे डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम करते जाओगे तो डिमांड। बढ़ बढ़ती जाएगी. जाएगी। या फिर जैसे हम टाइम एंड वर्क वाले में देखते थे, हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या वर्क तो डन। मैंने वर्क कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो थे वो कम होते जाएंगे जैसे जैसे मैन बढ़ाते जाओगे। यस सर. करते जाओगे तो जो नंबर ऑफ डेज आपके रिक्वायर्ड है वो बढ़ते चले बढ़ते जाएंगे. जाएंगे। ये इनवर्स प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये इनवर्स प्रोपोर्शन। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। यानी दो कंडीशन है, मान लो फर्स्ट कंडीशन में तुम्हें x और y गिवन है, यस सर. सेकंड कंडीशन में x y में से कोई एक अननोन है, तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2. y2। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x y। इसमें हम पहले जो पहले वाली कंडीशन में मल्टीप्लाई कर देंगे फिर बाद वाले, इन चारों में से जो भी अननोन होगा वो आ जाएगा। तो पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन, उसके हिसाब से फिर फार्मूला। क्वेश्चन करते हैं हम। इन अ कैम्प देयर आर 100 persons and there is availability of food for 24 days for all of them.
ड्यू टू सम रीजंस only 20 persons came to the camp. How many days they can enjoy the food? Option A है 10, 50, 20, 30. ठीक है, ये है क्वेश्चन। सॉरी 100 नहीं होगा, ये 10 है। सर 10 है, ये 10। अच्छा सर। ओके सर। क्वेश्चन तो क्लियर है। ये कैंप था, यस सर। उसमें 10 लोगों के हिसाब से मैनेजमेंट है और 24 दिन फूड चल सकता था। अच्छा 10 है ना तब तो। क्वेश्चन में प्रिंटिंग में गड़बड़ है तो। सर ऑप्शंस में शायद गलती। चलो करके देखते हैं, पता चल जाएगा। सर ऐसे तो 12 आ रहा था। पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि फूड है, पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन्स, और सेकंड क्वांटिटी है फूड फॉर डेज। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट है, ये देखिए। अगर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाते चले जाएंगे तो फूड कम पड़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन कम होंगे तो फूड इंक्रीज करेगा, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन है। पहली चीज तो ये क्लियर हो रही, क्या है ये? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो हम देख रहे हैं पहले पर्सन, यानी हम p और d के फॉर्म में लिख लें पर्सन और डेज, तो p1 d1 इज इक्वल टू p2 d2। तो पहले 10 लोग थे और फूड था 24 डेज के लिए। अब सेकंड कंडीशन में 20 लोग हैं तो नंबर ऑफ डेज पूछा है। 12 आ रहा है ये तो। सर यस पहले से 12 आ रहा था। क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ है। अगर हम यहाँ 100 रख के देखते हैं, सर फिर 240 आ रहा था। सर 120 आ रहा था फिर। 120 वो भी ऑप्शन में नहीं था। सर फिर समझ लेते हैं क्या है। तो पहली चीज हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। पहली चीज तो ये भी पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन और फूड, जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहा है फूड उसी हिसाब से कम हो रहा है। जैसे कम होते हैं उसी हिसाब से बढ़ता, तो यानी प्रोपोर्शन में और इनवर्स प्रोपोर्शन। यस सर। इनवर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्ट यही फार्मूला होता है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो जो दो क्वांटिटीज हैं पर्सन और डेज, तो पहली कंडीशन में इक्वल टू इनकी प्रोडक्ट, इसमें कितना आएगा 12 डेज। अगर 100 होता तो क्या हो रहा था? 120। 10 लोगों के हिसाब से अरेंजमेंट किया 24 दिन का, लेकिन कितने लोग आ गए? 20। तो कम हो रहा था, डेज कम हो जाते, समझ में आ रहा था। अगर 100 ऑप्शन होता, यानी 100 लोगों के हिसाब से इंतजाम था, लेकिन सिर्फ 20 आए तो डेज बढ़ गए।
चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा ये कर लेते हैं। चलो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ सन एंड हिज मदर 5 years ago was 2:5. After 5 years, the ratio becomes 4:7. Present age of son. Is option A 10 year, option B 15 year, option C 20 year, option D 8 year. ये है क्वेश्चन। रेशियो दे रखा है हमें एजेस ऑफ सन एंड हिज मदर। सन और उसकी मदर का रेशियो 5 साल पहले कितना था, ये 5 साल बाद कितना होगा, इतना। तो प्रेजेंट एज पूछिए सन। देखो एज वाले जब भी क्वेश्चन हो तो एज्यूम हम हमेशा करेंगे प्रेजेंट में। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ मदर बी वाई। हम हमेशा जो भी एज्यूम करेंगे वो प्रेजेंट में एज्यूम करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यस सर। जब भी एज यस और सर। एज्यूम हम हमेशा प्रेजेंट में करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। 5 years ago, 5 years ago, तो 5 साल बाद सन की एज कितनी हो गई, -5, और मदर की एज कितनी हो गई, y -5। रेशियो हमें गिवन है 2:5। सेकंड है 5 years आफ्टर, 5 साल बाद की बात करें तो सन की एज हो जाएगी x+5 और y मदर की एज हो जाएगी y। इसका रेशियो है 4/7। 7। इतना रेशियो हमें गिवन है। प्रेजेंट एज ऑफ सन यानी जो हमने x माना है, x निकालना है। तो दो इक्वेशन है, सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो इसे। हो गया 5x - 25 इक्वल टू 2y - 10। तो मैं लिखूंगा 5x इक्वल टू 2y प्लस 15, x इक्वल टू 2y। चलो ये आ गई पहली इक्वेशन। ये हो जाएगी 7x प्लस 35 इक्वल टू 4y प्लस 20। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x चाहिए है मुझे। सर इसको साइमल्टेनियसली भी तो सॉल्व कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली वही है, मैं सब्स्टिट्यूशन से करना चाह रहा था। अच्छा देखो मुझे x चाहिए तो मुझे y एलिमिनेट करना होगा। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 5x - 50। ये आ गई पहली। इसको मैं इसमें रख दूंगा 7x प्लस 35 प्लस इक्वल टू 2 इंटू 5x - 15 प्लस 35 इक्वल टू 10x माइनस 20। तो ये सब इधर आएगा -10 45 इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 15।
देखो दो इक्वेशन आए, अब आप किसी भी उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये बनी 5x माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और एक बनेगी ये 7x माइनस 4y -15 से प्लस है। 15 इक्वल टू 0, हाँ वो मतलब ये दो है। अब इसमें से ध्यान क्या दो, देखो प्रेजेंट एज ऑफ सन पूछा है यानी कि x, तो हम y को यस एलिमिनेट, सर, यस सर। इसे 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर क्या करो, सब्ट्रैक्ट। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x माइनस 4y माइनस 13 और 10 में से ये गया 3x, y कैंसिल, माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 15। सर ये 5 नहीं आएगा x, यहाँ पे 5 आ रहा है ना x, मतलब x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 15 हो रहा है ना। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ओ, ये भी माइनस है, सॉरी, ये -15 है, ये भी -30 है। हाँ तो -45, अब ठीक है सर। ये है। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन बना के कर लिया। ऑप्शन से भी कर सकते थे क्या? सर कुछ है ऑप्शन से करने का हिसाब? ना ऑप्शन से कुछ हो सकता है? सर मुझे तो आइडिया नहीं आ रहा है अभी। चलो देख लेते हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता। हम्म, प्रेजेंट एज, मान लो ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। तो सन की प्रेजेंट एज तो हो गई 10, ठीक है। तो 5 years बिफोर कितनी होगी? 5 जाएगा 5। तो रेशियो मदर का कितना था? 2:5। 5 year बिफोर रेशियो था 2:5। तो अगर सन की 5 हो रही है तो मदर की कितनी बैठेगी? सेम रेशियो मेंटेन करने के लिए 12.5। हाँ भाई अगर ये रेशियो मेंटेन करना है, हाँ सर। ये होना चाहिए ना, सन और मदर के हाँ रिलेशन। ये तो यही गड़बड़ हो रहा, पॉइंट में आ गई, हाँ तो ऑप्शन गया। ऑप्शन बी देखें, सन की प्रेजेंट एज है 15। तो 5 year बिफोर हो जाएगी 10, और 2:5 का मेंटेन अगर रेशियो करें तो मदर की एज होनी चाहिए इसी रेशियो में 25। ठीक है, हाँ सर। यही होना चाहिए रेशियो। यस सर। अब देखते हैं 5 year आफ्टर, प्रेजेंट ही 15, तो सन की एज हो जाएगी 20, और रेशियो मेंटेन करना है हमें 4:7। तो देखो अगर मदर की एज 5 year बिफोर थी 25, तो प्रेजेंट में हो जाएगी 30, और 5 year आफ्टर हो जाएगी 35। रेशियो भी देखो सही आ रहा, 4:7। 7। यस सर। ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। ईशान, यस सर। तो नहीं, हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हो ना, कंफ्यूजन तो। हाँ सर, कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट।
ये करते हैं क्वेश्चन। इफ 10 men can do a work in 6 days and 15 women can do the same work in 6 days। सेम मतलब डेज सेम है लेकिन नंबर चेंज हुआ। then 8 men and 3 women together can do the same work in how many days? Option A 7, option B 6, C 5, option D 4। ये है ईशान और सना क्वेश्चन। 10 men can do a work in 6 days और उसी वर्क को 15 women in 6 days। मतलब डेज सेम है लेकिन इसको 10 मैन कर रहा है और इसे 15 मैन। देन पूछ रहा है 8 मैन एंड 3 वुमेन। एंड है यहाँ प्लस, यानी 8 मैन प्लस 3 वुमेन टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। पहले इनका एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। देखो सोचो, अगर वैसी हो जाए तो और अच्छा है। देखो यहाँ क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं अलग अलग, 10 मैन है या 15 मैन है या 8 मैन है, 3 यस सर। मैन अलग अलग कर रहे थे, यहाँ पर दोनों मिलके कर रहे हैं। एक तरीका तो वही जो पहले पढ़ा था हमने, 10 मैन कितने डेज में कर रहे हैं? 6 डेज। 1 मैन कितने डेज में करेगा? 6/10। 6/10। मैन एंड डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यस सर। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अगर 10 मैन 6 डेज में कर रहे हैं तो एक मैन कितने डेज में करेगा? 60 डेज में। मैन इंक्रीज करोगे तो डेज कम होंगे, मैन डिक्रीज करोगे तो डेज इंक्रीज होंगे। 10 मैन की जगह एक मैन आ गया तो अब कितने डेज लगेंगे? 60 डेज। 60 days। यस सर। तो 1 मैन का 1 डे वर्क, अब हम उस 1 बाई उसकी फॉर्म में आ रहे हैं, कितना हो जाएगा? 1/6। सिमिलरली 15 वुमेन है, 6 डेज में कर रही है, तो 1 वुमेन करेगी 6 इंटू 90 डेज। तो 1 वुमेन का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/। 1/90। अब पूछा गया है हमसे 8 मैन प्लस 3 वुमेन। तो पहले 1 डे वर्क निकालो इनका। 8 मैन का हो जाएगा 8/60 प्लस 3 वुमेन का हो जाएगा 3/9। हो जाएगा 1/6। 30 और इसे अगर 4 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 2/50। तो 30 LCM 2 to the 4 plus 1। 1/6। कितने डेज में करेंगे यार? 6।
ये हो गया। ये हमने किया तो हम करते आ रहे थे, वन डे वाले में कन्वर्ट किया है। तो पहले हमने क्या देखा, 10 मैन कितने डेज में करते हैं, 6। तो 1 मैन कितने डेज में करेगा, 60। 60 1 days. मैन का 1 डे का वर्क है 1/60 ऑफ टोटल वर्क। सेम 15 वुमेन के लिए किया तो 1 वुमेन का 1 डे वर्क आ गया 1/90। 90। हमसे पूछा 8 मैन प्लस 3 वुमेन, तो 8 मैन का 1 डे का वर्क 8 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, 8 मैन के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया 3 तो आ गया 1/6, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज हम कह सकते हैं कि 6 लगे। Yes, sir. ठीक, अब देखो इसको और कुछ तरीके से सोच के हम करते हैं। देखो 2 तरीके से सोच सकते हैं। एक हमें दिया है, देखो 10 मैन कैन डू वर्क इन 6 डेज और 15 मैन कैन डू सेम, यानी 8 मैन इज इक्वल टू 3 women। 15। Sir, 8 men, सॉरी 8 नहीं 10, 10 men. हाँ. 10 मैन, 10 मैन इज इक्वल टू 15 women। तो 1 मैन इज इक्वल टू 1.5। 1.5। yes sir। अब हमसे क्या पूछा है, 8 मैन प्लस 3 वुमेन। तो 8 मैन की जगह अगर हम रख दें 1.5 वुमेन, तो ये हो जाएगा 8 12 आ गया 15 वुमेन, यानी 8 मैन 6 आ गया ना। 3 वुमेन इक्वल है 15 वुमेन के। yes sir। 15 वुमेन हमें दिया ही था क्वेश्चन में, कितने दिन में करती, 6। 6 days। 6 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 6। डायरेक्ट हो गया तो। दो चीजें अलग अलग दे रखी हूँ ना, मैन वुमेन, तो या तो उन्हें आपस में इक्विवेलेंट बना के देख लो, मैन को वुमेन में कर लो या वुमेन को मैन में, तो फिर देख लो क्या आ रहा है, या फिर इस तरीके से यूनिट वाइज करके चलो, सबका 1 डे का वर्क निकालो, मैन का अलग वुमेन का अलग, और फिर दोनों को ऐड कर दो जितने भी लोग दिए उस हिसाब से। दोनों तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैन वुमेन की जगह कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वो हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का इस पे। अ टाइपिस्ट कैन टाइप 3 pages containing 25 lines in each page in 2 hours. The time he will take to type 5 pages of 30 lines each is 2.3 hours, 3 hours, 3.3 hours और D 4 hours। क्या है इसमें, टाइपिस्ट दिया है, वो टाइप कर सकता है 3 पेजेस, लेकिन हर पेज में कितनी लाइन है, 25 लाइन्स, कितनी देर में, 2 आवर्स में। द टाइम ही विल टेक टू टाइप 5 पेजेस ऑफ 30 लाइन्स ईच इज 30 lines each। अगर इसमें मान लो सिर्फ ये होता क्वेश्चन, अब ये इसका आंसर बताओ, सिर्फ ये होता कि 25 लाइन इन 2 आवर्स
and 30 line in how many hours? 2/25 into 30. पहले देखो इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अच्छा, देखो जैसे जैसे लाइन बढ़ती जाएंगी सर वैसे वैसे टाइम भी बढ़ आवर्स बढ़ते टाइम जाएंगे। बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। कम लाइन टाइप करनी होंगी तो कम टाइम लगेगा, कम डायरेक्ट टाइम है सर। लगेगा। यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यस सर। L1 अपॉन H1 इज इक्वल टू L2 अपॉन H2। तो इसमें जैसे तुम करते हो यूनिटरी मेथड डायरेक्ट लग जाएगा, यस सर। यानी वन लाइन के लिए 2/25 इंटू 4, तो ये आ जाता है मान लो 5 6 12/5 2.4 आवर्स हो जाता है। 25 लाइन के लिए 2 आवर्स, 30 लाइन्स के लिए 2.4 आवर्स। लेकिन इसमें पेजेस भी आ गए और उसमें अलग अलग लाइन्स हैं, तो क्या करें हम? इन दो क्वांटिटीज को आपस में रिलेट कर लें। तो जब हमने 30 लाइन्स वाला निकाल लिया तो उससे कर सकते हैं ना, जैसे जब 3 पेज 30 लाइन्स के थे तो 2.4 आवर्स लगते हैं, वैसे अगर 5 पेज हैं तो फिर कितने लगेंगे वैसे करके। देखो अगर तुम टाइपिस्ट होते ईशान, यस तुम्हें सर। टाइपिस्ट का काम दे दिया कि तुम ये करो, तो तुम सबसे पहले क्या चीज देखते? तुम्हारा ध्यान किस पे होता है कि अगर ये कम होगी तो मैं जल्दी कर लूंगा, ये ज्यादा होगी तो मुझे ज्यादा देर लगेगी? वो है नंबर ऑफ लाइंस। यस सर। पेजेस तो बाद में देखते, पहले ही देखते हर पेज में कितनी लाइंस है। यस सर। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल लें, हम ये कहें कि 3 पेज में हर एक में 25 थी, तो यानी वो पहले कर रहा था 75 लाइंस। अच्छा, हाँ ऐसे कर सकते हैं। यस सर। हम पेज और लाइन पे क्यों कंफ्यूज, हम तो टोटल नंबर ऑफ लाइन काउंट कर लें। यस सर। यस सर। टोटल लाइन वो 2 आवर्स में करता था। अब जो उसे करनी वो कितनी करनी, 5 पेज है और 30 लाइन है बीच में, यानी कि 150। कितनी पेजेस तो छोड़ ही दें काउंटिंग, हम सिर्फ लाइंस पे ही ध्यान फोकस करके चले। तो हम देख रहे हैं पहले 75 लाइंस थी तो 2 आवर्स लग रहे थे, 2 घंटे। अब 150 150 लाइन हो गई तो कितना लगेगा? इसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या? भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये अभी हमने यहाँ डिस्कस कर ही ली ये चीज कि लाइंस और 2/75 into 150। अरे अरे इधर देखो, इधर देखो, 75 लाइन कितनी हो गई? 150 डबल सर डबल अच्छा, डबल। हाँ तो सीधा 4 हो गया ना। ये सीधे 2 हो जाएगा, 4 आवर्स। यस सर। देखो फार्मूले से करते तब भी एक मिलता। L1 हाँ अपॉन सर, फॉर्मूले से तो मैंने किया आ गया वो। 75 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 150 अपॉन x। 2 से तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हट जाएगा, और ये 75 से ये कैंसिल, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ठीक है, यस सर। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसे करते, लेकिन इतना माइंड को क्विक करो अपने कि 75 इन 2 दिख रहा है तो 150 अच्छे, तो मुझे सीधे डबल दिख रहा है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? डबल। डबल। ठीक है, यस सर। तो ये आज का एक बार फिर से रेशो प्रोपोर्शन का लेक्चर रिवाइज कर लेना। मटेरियल है तो उससे डिस्कस पढ़ लेना उसमें, क्योंकि ये यस सर। सारी चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं तुम्हें क्वेश्चन में यूज होती हैं कि अच्छा दिस इज इक्वल टू दिस, तो हाउ मेनी विल बी इक्वल टू दिस। तो नॉर्मली जो यूनिटरी मेथड है वो वैसे ही होता है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए लिखा होता है। और सर लास्ट वाला लेक्चर अपलोड कब होगा यूट्यूब पे? अच्छा इस वीक में शायद कर दे, सैटरडे तक हो जाएगा। ओके सर। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में ध्यान रखना कि ये जो हम मेथड करते हैं ऐसे नहीं होता, जैसे मैन और वाला कर रहे थे, तो यस सर। यस सर। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है।
यस सर। क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन बाकी और सारे चैप्टर के सॉल्यूशन में बहुत हेल्प है। ठीक है फिर, तो अच्छी क्लास। अच्छा सर, मैंने वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल देखा था, तो उसमें तो जो मतलब पीडीएफ मुझे मिला उसमें वर्बल रीजनिंग वाले टॉपिक थे, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, वैसे वाले। तो आपने जो टॉपिक्स कराए हैं मतलब उसके मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए मिले नहीं। नहीं, वो अलग होगा। रीजनिंग के देखो दो पार्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। यस सर। तो वर्बल होगा, उसमें नॉन वर्बल भी शायद हो, या फिर अलग पीडीएफ होगी। और ये जो पढ़ना है हम, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी में आता है। अच्छा सर। परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, यस सर। एवरेज, इसमें थोड़ा मैथ यूज होता है, तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटीज में रहता है, वो उसके पीडीएफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। अच्छा, तो सर इसके लिए मतलब अलग से कोई बुक वगैरह ले सकते हैं, मतलब कोई अच्छी बुक हो जो कोई भी प्रैक्टिस के जो लिए? तुम्हें अच्छी लगे, अरिहंत वगैरह पब्लिकेशन की कोई बुक है तो वो ले लो, उनकी अच्छी रहती है बुक्स। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी की कोई भी ले लो, वो सब ग्रेजुएशन लेवल पे लेवल एक ही होता है लगभग सबका। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। वो थैंक यू सर।